नमस्कार। सुबह के 7:30 बजे उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से। खबर है जहां पर आज बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है और आपको बताएं कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस मीटिंग में शामिल होंगे। इससे पहले बीएल संतोष पार्टी के सभी 7 मोर्चों की बैठक लेंगे। कोर ग्रुप की मीटिंग में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, 5 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कोर ग्रुप में शामिल कुछ मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दौरे को देखते हुए कोर ग्रुप की इस मीटिंग को पार्टी और सरकार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना नेता पर भी भारी पड़ा और पार्टी पर भी, और यही वजह है कि मार्च में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली बीजेपी में अब बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की बात हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी असम फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी, इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं। यानी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, सिर्फ पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उत्तराखंड का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है कि यहाँ चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है। 2012 में खंडूरी है जरूरी का नारा बीजेपी ने दिया, तब मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी कोटद्वार से चुनाव हार गए और एक सीट से बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। वहीं 2017 में रावत पूरे 5 साल का नारा कांग्रेस ने दिया तो खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीट से हार गए और कांग्रेस के सिर्फ 11 विधायक ही जीते। वहीं बीजेपी को कहीं न कहीं 2022 चुनाव की ही चिंता थी कि 4 साल मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का बड़ा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों झेल चुके हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो होगा सबको पता चलेगा। तीरथ रावत जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी क्या होगा, कैसे होगा, अभी आप इसकी चिंता और चर्चा कहाँ से आ गई? चर्चा दिल्ली में सर। अरे कहीं चर्चा नहीं है, अभी हमारा इतना अच्छी सरकार चल रही है, काम कर रहे हैं। होगा इलेक्शन, होगी तो कह रहे सब तय हो जाएगा, तो क्या दिक्कत? तीरथ जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चेहरे पर चुनाव लड़े या बिना चेहरे से पर्दा उठ चुका है और इस बात पर मुख्यमंत्री बदल कर मुहर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चेहरे के साथ जाती है तब भी लोग प्रश्न पूछेंगे, बिना चेहरे के जाती है तब भी लोग प्रश्न पूछेंगे। बिना चेहरे के जाएगी तो लोग पूछेंगे कि 2017 में हमने प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनाई थी, बताइए इन 5 वर्षों में आपने क्या किया? उत्तराखंड में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में ना मुख्यमंत्री की वापसी हुई है ना ही पार्टी की। ऐसे में अगर बीजेपी ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा तो ये प्रयोग कितना कामयाब होगा, मौजूदा हाल में कह पाना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हैं। सुनील, क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी से 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए कवायद शुरू कर दी है, शायद इसीलिए ये हालिया दौरे भी हो रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि आज कोर ग्रुप की मीटिंग भी है और आपको ध्यान होगा तो कि बीजेपी की जो पिछली कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी वो तब हुई थी जब सत्ता में परिवर्तन किया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा दिए गए थे, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया था। लेकिन तब और अब की जो परिस्थितियां हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आप देख रहे हैं कि कोविड का जो संक्रमण है वो अपने चरम पर है और अभी करीब जो विधानसभा चुनाव है 7 से 8 महीने विधानसभा चुनाव में बचे हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी को 2 उपचुनाव में भी जाना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव लड़कर आना है। इसके अलावा गंगोत्री में जो वहां के विधायक थे गोपाल रावत, उनके असामयिक निधन से सीट खाली हुई है, उस उपचुनाव को बीजेपी को फाइट करना है। तो ये सारी परिस्थितियों के मद्देनजर आज कोर ग्रुप की मीटिंग बीजेपी ने रखी और इसमें भी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खासकर बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है और उनका देहरादून पहुंचना, यहाँ पर कोर ग्रुप की मीटिंग लेना, 2 दिन तक देहरादून में रहना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर बीजेपी के लिए। अब बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? बदली हुई परिस्थितियों में पिछले 4 साल जो काम हुए अब उनकी काउंटिंग नहीं होगी, जनता वो उनको नहीं देखेगी। केवल कोविड काल में, चूंकि ये कोविड का संक्रमण अपने चरम पर रहा, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या कुछ रहेगा, क्या आगे का रोड मैप रहेगा? बीजेपी ने फोकस किया है कि अब सेवा कार्यों को वो प्राथमिकता देगी और इसी के तहत सुनील, कितने बजे बैठक शुरू होगी और कौन कौन लोग इसमें मौजूद रहेंगे? तो बीजेपी
देखिए अनुपम, 11 बजे के आसपास BL संतोष उत्तराखंड पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर तैयारियां भी चल रही हैं। यहां 12 बजे से मीटिंग शुरू होगी। पहले BL संतोष यहां पर जो पार्टी के 7 मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्री के साथ बैठक करेंगे। इसी कार्यालय में उनसे फीडबैक लेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से पार्टी कामकाज कर रही है, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और जो चारों महामंत्री हैं, महामंत्री संगठन और शेष 3 जो प्रदेश महामंत्री, उनके साथ भी। बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं और आज का दिन काफी अहम है। बात करें IMA और रामदेव के बीच जारी विवाद की, जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है और रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। आरोप लगाए गए हैं कि रामदेव की तरफ से कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिया गया है। उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर भी गलत बयान दिए हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर IMA ने मोदी को चिट्ठी लिखी है। वही IMA ने अपने बयान में कहा है कि पहली वेव में 753 और दूसरी वेव में 513 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही बताया गया है कि पहली वेव में किसी भी डॉक्टर को वैक्सीन नहीं लगी थी और दूसरी वेव में जान गंवाने वाले अधिकतर डॉक्टर कई कारणों से वैक्सीन नहीं ले पाए थे। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद हजारों डॉक्टरों की मौत की बात कही थी। वहीं IMA ने उत्तराखंड ने रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस भेजा है। IMA ने रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान को आधार बनाकर 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। IMA उत्तराखंड के सेक्रेटरी अजय खन्ना का कहना है कि बाबा के डॉक्टरों को लेकर दिए बयान से हम आहत हैं, जिसको लेकर IMA उत्तराखंड ने बाबा को 15 दिनों बाद जवाब देने को कहा है और अगर रामदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो हम बाबा रामदेव पर केस करेंगे। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी के डॉक्टरों की संस्था IMA में चल रही जुबानी जंग के बीच स्वामी रामदेव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्वामी रामदेव कहते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के बाप में दम नहीं जो स्वामी रामदेव को गिरफ्तार कर सके। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड कर रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी रामदेव ये बात कह रहे हैं। ये वीडियो बाबा रामदेव की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान का बताया जा रहा है। स्वामी रामदेव के बगल में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के पदाधिकारी राकेश मित्तल और जयदीप आर्य बैठे हुए हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि मामले में कानून अपना काम करेगा। और रामदेव, बाबा रामदेव का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जिस हिसाब से IMA ने उनको नोटिस भेजा, तो इसमें जो भारतीय IPC है उसके तहत जो भी IMA दोनों लोग IMA करते हैं करें, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और कानून, क्योंकि देश में कानून सर्वोपरि है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर उत्तराखंड सरकार ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऋषिकेश के IDPL मैदान में DRDO के सहयोग से 500 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। इसका बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकार्पण किया। 3 हफ्ते में बनकर तैयार हुए इस सेंटर में 400 ऑक्सीजन बेड और 100 ICU की सुविधा रखी गई है। बुलेटिन में अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 2991 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 53 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 4854 मरीज रिकवर भी हुए हैं। उत्तराखंड में अब 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बुधवार को देहरादून में 414, हरिद्वार में 283, नैनीताल में 370, उधम सिंह नगर में 815 नए केस सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के दौर में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो खुद भले ही कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन खुद की परवाह किए बगैर कोरोना से निपटने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। टिहरी के बीपुरम अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ कोरोना वॉरियर का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। 57 साल की सुजाता देवी 1993 से बीपुरम अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रही हैं और उन्हें ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ था और डॉक्टर द्वारा उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था, लेकिन पिछले साल मार्च से वो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही हैं और कोविड मरीजों की सेवा कर रही हैं। सुजाता देवी के साथ की एक दूसरी नर्सिंग स्टाफ बिंदु पवार भी शुगर की मरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार कोविड मरीजों के बीच काम कर रही हैं। लेकिन उनके परिजनों ने उन्हें ड्यूटी करने से मना कर दिया था, लेकिन वो फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। 93 से यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ और मुझे ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ था, लेकिन मैं फिर भी काम कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई ऐसे डरने की बात भी नहीं है। तो हमें ड्यूटी करनी चाहिए, हमारा यही काम है, हमें सेवा देनी चाहिए अपनी। ना मैं तो शुगर है पर फिर भी हम डरते नहीं, अपनी ड्यूटी समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। बच्चे मेरे मना करते हैं कि मम्मी मत करो कोई बात नहीं, पर फिर भी हम अपनी ड्यूटी, क्योंकि हमें लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब हमारे यहाँ सिस्टर लोग, सब लोग हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर कोविड अस्पताल में पिछले दिनों जहां मेडिकल स्टाफ ने कोरोना की दहशत के चलते ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था, तो वहीं इन एजेड नर्सिंग स्टाफ का हौसला काबिले तारीफ है। बीपुरम अस्पताल में तैनात स्टाफ का भी कहना है कि इन्हें देखकर उन्हें भी अपनी ड्यूटी करने का हौसला मिलता है और कोरोना काल में हम ही ड्यूटी से बचेंगे तो कोविड पेशेंट का इलाज कौन करेगा। मैं अस्थमेटिक वाला खुद हूँ, अस्थमेटिक पेशेंट, लेकिन उसके बावजूद हम पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में जहां हर तरफ दहशत का माहौल है और लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, लेकिन बीपुरम अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन उदाहरण है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। कोविड कर्फ्यू के चलते बाजार बंद हो जाने से बंदर, कुत्ते और मवेशियों जैसे जानवरों का पेट नहीं भर पा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना काल में बेजुबानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरिद्वार की नगर कोतवाली में तैनात पुलिस के जवान मुकेश डिमरी ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो संकट के इस दौर में मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। मुकेश डिमरी रोजाना बेजुबान जानवरों के लिए खाना लाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। मुकेश पिछले साल हुए लॉकडाउन से ही जानवरों को खाना खिला रहे हैं, वहीं इनके इस काम में कई लोग उनका सहयोग भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में आपने अपने लिए जी रहा था, किसी के प्रति, किसी का जानवरों के प्रति किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। जब हम लोगों ने देखा, इनको 1-2 बार दिया हमने, तो देखा ये जब हम आवाज़ मारते थे, ये हमारी एक आवाज़ में आ जाते थे कि लगता था हमें कि इन्हें ज़रूरत है, इंसानों से ज़्यादा इनको भी ज़रूरत है। इसलिए हमने मुहिम शुरू की, सेवा संकल्प, और उसके माध्यम से हम लोग रोज़ व्यवस्था कर रहे हैं इनकी। मुकेश डिमरी कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को भोजन कराना और उनका पेट भरना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कोरोना के कारण सभी गतिविधियां लगभग थमी हुई हैं। ऐसे में बेजुबानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की है। मुकेश लोगों से भी बेजुबानों की मदद करने की अपील कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने लिए ना जिए, एक दूसरे को देख के एक दूसरे के लिए भी करें। अगर किसी से हो सकता है तो सेवा के लिए हाथ बढ़ाएं, अपने माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से सेवा करते रहें। एक तरफ कोरोना काल में कई लोग मजबूरियों का फायदा उठाकर कालाबाजारी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वहीं मुकेश डिमरी जैसे लोग भी हैं जो बेजुबानों का पेट भरकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद पौड़ी से खबर है, जहां पर घोड़ीखाल निसली सड़क पर एक गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पौड़ी से खबर है, देवप्रयाग के पास सौड़ में बुधवार को तहसीलदार की मौजूदगी में भवनों को तोड़ा गया। इसके बाद अब रेलवे लाइन के लिए सुरंग और स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के लिए 8 साल पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन विरोध के कारण काम नहीं हो पा रहा था। मुआवजे को लेकर ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि अब राजस्व विभाग ने रेलवे विभाग की जमीन का कब्जा दिलवा दिया है। चमोली के नीति घाटी को जोड़ने वाला जोशीमठ नीति हाईवे लॉक तमक नाले के पास पहाड़ी से मलबा आने के चलते बाधित हो गया। वहीं हाईवे बंद होने के बाद जहां घाटी में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है,
वहीं बीआरओ द्वारा यहां मार्ग को खोलने का काम लगातार जारी है। नैनीताल से खबर है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि कर्फ्यू नियमों के बाद भी शहर में 10 से 12 परचून की दुकानें नियमों के खिलाफ खुल रही हैं। खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 दुकानों के चारा काटे गए हैं। हालांकि कुछ दुकानदार पुलिस कार्रवाई से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। सीओ नैनीताल का कहना है कि आगे भी अभियान चलाया जाएगा और नियम पालन नहीं करने वालों का चालान काटा जाएगा। कोटद्वार में सेना का हिस्सा बनने का लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। सेना की ओर से युवाओं की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद युवाओं को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेना में ज्वाइनिंग लेने के बाद युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल दिसंबर के महीने में कोटद्वार में आयोजित हुई सेना भर्ती रैली में पास हुए युवाओं को इंटरव्यू के बाद पहले चरण में 1350 युवाओं को ज्वाइनिंग दी जा रही है। बहुत खुशी हुई और घर वालों को भी अपने बहुत खुशी है। और अपने गांव से मैं पहला भारतीय सेना में मैं पहला बंदा हूं जो भारतीय सेना में आया। और खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि AR लंच टाउन में अभी खड़े हैं और हमारी ज्वाइनिंग भी आज ही से है। और कुछ दिन के बाद हम 2 दिन के बाद कोटद्वार चले गए क्वारंटाइन के लिए और घबराहट भी हो रही है वैसे तो। और एक्साइटेड में क्या होगा सर, फिजिकली तो बहुत ध्यान देना पड़ता है और सुबह रनिंग करने और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। मॉनसून सीजन को देखते हुए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में महाराज ने मॉनसून सीजन में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मॉनिटरिंग सेल और चौकियां स्थापित करने और पहले से ही अलर्ट और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर ये बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए जो ड्रेजिंग होनी है और ताकि जो पानी है, नहर का पानी जो है वो जो हमारे बैंक्स हैं उनको ख़राब ना करे, मट्टी ना काटे, तो उसके लिए आज ये बैठक हुई है। और इसमें हमने जगह जगह चौकियाँ स्थापित की हैं, मॉनिटरिंग सेल्स हमने स्थापित किए हैं, कमिटीज़ बनाई हैं जिसके अंदर जो है लोग जो है पहले वार्निंग दे सकें। तो ये सारा काम आज हमने किया है। कांग्रेस ने चंपावत स्वास्थ्य महकमे पर सीएम को गुमराह करने का आरोप लगाया है। 24 मई को चंपावत जिले के दौरे पर आए सीएम तीरथ रावत ने चंपावत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। कांग्रेस का आरोप है कि जिला अस्पताल के अलावा दूसरे अस्पतालों में आईसीयू बनकर तैयार हैं, लेकिन संचालित नहीं हो रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने सीएम को स्टाफ की कमी के चलते आईसीयू और वेंटिलेटर न चलने की बात छुपाई है। इधर जिला अस्पताल सीएमएस का कहना है कि सीएम के दौरे से पहले ही स्टाफ की कमी को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।